उत्तर प्रदेश के लिहाज से आज का बड़ा दिन। जी हां, ज्ञानवापी से लेकर डीजीपी तक बड़े फैसले हुए और साथ साथ हम आपको आज ये समझाएंगे कि अखिलेश यादव ने जिन 16 सीटों का ऐलान किया है उसमें यादवलैंड के 7 क्लस्टर सीटों का क्या है सियासी गणित। आखिर अखिलेश यादव ने क्यों पीडीए के तहत शाक्य बिरादरी पर उन क्षेत्रों में दांव लगाया है जो कभी यादवलैंड कहा जाता था। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज बात होगी कुछ उन सीटों की जिसका ऐलान अखिलेश यादव ने अपनी पहली सूची में किया है। जी हां, 16 सीटों में से कुछ ऐसी सीटें हैं जिसे यादवलैंड कहा जाता है। लेकिन यादवलैंड में इस बार अखिलेश यादव ने प्रयोग किया है और प्रयोग ये कि इस बार जो उन्होंने अपनी पीडीए की बात की है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसमें पी की बात बेहद अहम है। पी यानी कि पिछड़ा। इसमें तकरीबन 16 में 7 सीटें ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से यादवलैंड की सीटें हैं और इसमें इस बार अखिलेश यादव का प्रयोग यादव के साथ साथ पिछड़ों को जोड़ना है। और पिछड़ों में एक जाति, जी हां, शाक्य। शाक्य वो जाति है जो कहीं मौर्य, कहीं कुशवाहा, इस तरह की बिरादरी में उसकी आती है। और 2 सीटें फर्रुखाबाद और एटा, इन 2 सीटों पर अखिलेश यादव ने 2 शाक्य उम्मीदवार उतारे हैं। एटा से देवेश शाक्य हैं और फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य। आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव ने इस बार यादव उम्मीदवारों के बजाय यहां पर ओबीसी की इस बिरादरी पर दांव लगाया है? दरअसल इस बार अखिलेश यादव का प्रयोग अपने बिरादरी के साथ दूसरी बिरादरी को जोड़ने का है। अभी तक इसे यादवलैंड ही कहा जाता था और ज्यादातर सीटों पर इसमें यादव बिरादरी से ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होते थे। लेकिन इस बार जो अखिलेश ने दांव लगाया है उसकी वजह सिर्फ ये 2 सीटें नहीं हैं, यानी कि सिर्फ एटा और फर्रुखाबाद नहीं है। दरअसल शाक्य, सैनी, कुशवाहा, इनकी जो बिरादरी है ये इस पूरे यादवलैंड में सबसे ज्यादा मानी जाती है। आप इसे अगर देखें तो कन्नौज, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, आगरा, ऐसी तमाम जो सीटें हैं, बदायूं, ऐसी तमाम सीटों पर इन बिरादरियों का अच्छा खासा प्रभाव है। और सिर्फ ये 2 सीटें नहीं, बल्कि इन 2 सीटों पर 2 शाक्य उम्मीदवारों को उतारने से अखिलेश यादव को लगता है कि इस बिरादरी का अच्छा खासा वोट उन्हें अपने दूसरे जो क्षेत्र हैं, मसलन कन्नौज में जहां से उनके खुद के लड़ने की चर्चा है, मैनपुरी जहां से डिंपल यादव चुनाव मैदान में है, बदायूं जहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में है, फिरोजाबाद जहां से अक्षय यादव चुनाव मैदान में है, इन सभी जो चुनाव क्षेत्र हैं यहां पर अखिलेश यादव को लगता है कि अगर यादवलैंड जीतना है तो फिर इन बिरादरियों का साथ बहुत जरूरी है। इसीलिए अखिलेश यादव ने यहां ये नूतन प्रयोग किया है ताकि 2 सीटों पर सीधे सीधे शाक्य उम्मीदवार उतारा जाए। दरअसल बीजेपी का ये कोर वोट बैंक माना जाता है और अखिलेश यादव ने उस कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। बीजेपी के लिए भी थोड़ा मुश्किल भरा फैसला होगा, इसलिए क्योंकि ये वो बिरादरी है जिसने बुरे से बुरे वक्त में भी बीजेपी को वोट किया है और खासकर उस इलाके में लोध बिरादरी, यानी कि जिस वोट बैंक को कल्याण सिंह ने खड़ा किया था, उस वोट बैंक के साथ शाक्य बिरादरी के वोट ने बीजेपी को बेहद मजबूत बनाया है। अब जो नया समीकरण है, खास करके अगर आप कन्नौज से ले लें, कन्नौज, औरैया, इटावा, एटा, मैनपुरी, ये सब ऐसी सीटें हैं, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद से लेकर के बदायूं और आगरा तक, जहां पर अखिलेश यादव को लगता है कि उनका जो पीडीए है, उनका जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड है, यानी कि पिछड़ों में भी यादव और जो गैर यादव जो दूसरी जातियां हैं वो एक साथ आ सकती हैं और तब बीजेपी को रियल चैलेंज दिया जा सकता है। तो 16 सीटों में जो अखिलेश यादव ने पहले चरण में
जिन 16 सीटों का ऐलान किया है, उन 16 सीटों में सबसे बड़ा जो चंक है, क्लस्टर है, दरअसल वो इन 7 सीटों का है। और यहां पर यह अखिलेश यादव का, शाक्य यादव मुसलमानों का ऐसा प्रयोग है जो उन्हें लगता है कि वो उन्हें यहां जीत दिलाएगा। लेकिन राम मंदिर के इस दौर में, हिंदुत्व के पुनर्जागरण के इस दौर में, क्या शाक्य बिरादरी अब बीजेपी से टूटकर समाजवादी पार्टी को अपनी जाति के नाम पर वोट करेगी? ये बड़ा सवाल है। जो विशेषज्ञ हैं, अगर उनकी बात माने तो उन्हें लगता है कि चूंकि ये बिरादरी अपनी बिरादरी को भी सपोर्ट करने में बहुत आगे होती है, यानी कि अगर उनकी बिरादरी से कोई कैंडिडेट आता है तो फिर वो उनकी तरफ भी अच्छी खासी तादाद में मुड़ते हैं। और ऐसे में अगर ये विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है तो फिर अखिलेश यादव को इस इलाके में बड़ा फायदा हो सकता है। अखिलेश यादव की पूरी नजर अपने गढ़ में, यानी कि उस यादव लैंड में, यानी कि उस क्लस्टर में, उन 7 सीटों पर, पार्लियामेंट की सीटों पर बढ़त बनाने की है। और यही उनकी रणनीति है जिसने पीडीए के इस प्रयोग को यहां पर उन्हें करने को मजबूर कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या सचमुच जिस बिरादरी के लोगों को, यानी शाक्य बिरादरी के जिन 2 उम्मीदवारों को वो अखिलेश यादव ने चुना है, एटा और फर्रुखाबाद के लिए, क्या वो सचमुच इस बिरादरी के तमाम वोट उनको मिलते हैं, ज्यादातर वोट मिलते हैं, और क्या इसका असर अगल बगल की सभी सीटों पर पड़ता है या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये अखिलेश यादव का 24 के लिए एक बड़ा प्रयोग है जिससे बीजेपी की पेशानी पर बल जरूर पड़ सकता है। आज ज्ञानवापी को लेकर बड़ा फैसला आ गया है। जी हां, हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत ज्ञानवापी पर आज हुई है और इसे 1986 के राम जन्मभूमि के ताला खोलने के बराबर माना जा रहा है या उससे ही जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे 1 फरवरी 1986 को, जब उस वक्त का जो विवादित ढांचा था, जो जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता था, उस दौरान जब अदालत ने उस जगह के ताला को खोलने का निर्देश दिया था, कुछ वैसा ही फैसला आज ज्ञानवापी पर भी आया है, ऐसा माना जा रहा है। वजह यह है कि आज वाराणसी के जिला जज ए.के. विश्वेश ने रिटायर होते होते यह फैसला दे दिया कि जो तहखाना है, और खास करके व्यास जी का जो तहखाना है, उसमें अब पूजा पाठ की जा सकती है। उन्होंने इससे पहले ये इस तहखाने का जो पूरा कंट्रोल है उसे उन्होंने वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ दिन पहले सौंप दिया था और आज उसमें पूजा पाठ का अधिकार वापस हिंदू पक्ष को दे दिया। साथ साथ ये भी कह दिया कि 7 दिनों में वहां पूजा पाठ की व्यवस्था कराई जाए। यह हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अगर हम इस पूरे परिसर को समझें तो साफ तौर पर नजर आता है कि जो व्यास जी का तहखाना है, दरअसल ये बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर से बिल्कुल सटा हुआ है। सटा हुआ इस लिहाज से कह सकते हैं क्योंकि जो नंदी की मूर्ति है, जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में नंदी की मूर्ति रखी है, और ठीक नंदी भगवान की मूर्ति के सामने एक तहखाना दिखाई देता है, इसे व्यास जी का तहखाना माना जाता है। और इस तहखाने के ऊपर कुछ दूरी पर वो वजू खाना है जिसे लेकर के हिंदू पक्ष अपनी, कह सकते हैं, आखिरी लड़ाई लड़ रहा है कि वो शिवलिंग है और उसे अधिकार हिंदुओं को सौंप दिया जाए। लेकिन चूंकि आज का फैसला सिर्फ इस हिंदू पक्ष की तरफ, इस व्यास जी के तहखाने पर है, तो अब एक बड़ा सवाल है। चूंकि यह तहखाना इस वक्त इस पूरे ज्ञानवापी परिसर के भीतर मौजूद है, यानी कि जो श्रद्धालु हैं वो वहां तक पहुंच नहीं सकते। चारों तरफ लोहे की बड़ी बड़ी जो रेलिंग से उसे घेरा गया है। अब जबकि अदालत ने उसका फैसला दे दिया है, तो देखना यह होगा कि क्या उस रेलिंग को काटकर सीधे प्रवेश दिया जाता है या फिर उस परिसर में कोई रास्ता दिया जाता है जिसके जरिए वहां पर श्रद्धालु प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि मुस्लिम पक्ष हो सकता है इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाए या ऊपर की अदालतों में जाए, लेकिन यह तहखाना पहले से हिंदू पक्ष के पास था और अब बड़ी आसानी से अदालत ने इसे हिंदू पक्ष को दे दिया और पूजा पाठ का अधिकार दे दिया। एक बात और, चूंकि यह परिसर ज्ञानवापी परिसर है, इसमें ज्ञानवापी मस्जिद भी है, लेकिन
तीन तरफ से इस पर सुनवाई चल रही है। एक पश्चिमी जो हिस्सा है उसका, वहां पर माता श्रृंगार गौरी को लेकर के मामला चल रहा है, हालांकि उस परिसर के बाहर उनकी पूजा होती है। दूसरा वजूखाना, जिसमें कहा जा रहा है कथित तौर पर कि शिवलिंग मिला है और अब उसकी लड़ाई हिंदू पक्ष लड़ रहा है, लेकिन उसी परिसर के भीतर जो पूरी तरीके से लोहे के गेट से घिरा हुआ है, अब इस तहखाने में इजाजत मिल गई है। यानी कि तीन तरफ से कोशिशें उस परिसर को लेकर के हिंदू पक्ष से हो रही है और एक कोशिश आज पूरी हो गई। और अब ऐसा लगता है कि अगर ऊपरी अदालतों ने इसे नहीं रोका तो जल्द ही उस परिसर में जो श्रद्धालु हैं, जो हिंदू पक्ष है, उसे न सिर्फ जाने बल्कि पूजा पाठ की भी पूरी छूट मिल जाएगी और जल्द ही जो श्रद्धालु हैं उसके भीतर पूजा पाठ कर सकेंगे। हमारी नजर बनी रहेगी कि आखिर अब ये पूजा पाठ अगर शुरू होता है तो फिर इसमें क्या क्या और कदम उठाए जाते हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की। जी हां, प्रशांत कुमार अब नए कार्यवाहक डीजीपी बना दिए गए हैं। आज योगी सरकार ने बकायदा उन्हें नया कार्यकारी डीजीपी घोषित कर दिया और उन्होंने अपना चार्ज भी ले लिया, लेकिन साथ साथ वो डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रभार है वो भी उनके पास रहेगा। सिंघम के नाम से जाने जाते हैं, अपनी मूंछों के लिए विख्यात हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे विश्वास पात्र पुलिस अधिकारियों में शुमार हैं। वो चाहे इनकाउंटर की पॉलिसी रही हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल दाहिने हाथ की तरह काम करने वाले प्रशांत कुमार को इस बार बड़ी छलांग लगाकर डीजीपी का कार्यभार दिया गया है। जी हां, वो 19वें नंबर पर थे अगर हम सीनियरिटी के हिसाब से देखें, लेकिन चूंकि ये रेगुलर डीजी का पोस्ट नहीं है और कुछ दिन पहले ही प्रशांत कुमार को डीजी कैडर में लाया गया है, आधिकारिक तौर पर अब वो डीजीपी के कैडर में थे, लगभग ये तय था कि उन्हें ही डीजीपी बनाया जाएगा। हालांकि कई नाम ऐसे थे जो छूट गए, लेकिन इस वक्त चूंकि वो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, सरकार में उनके काम को सराहा गया है और 2024 के चुनाव हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशांत कुमार की लॉ एंड ऑर्डर से निपटने में जो भूमिका है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि वो सरकार के सबसे पसंदीदा डीजीपी बन के इस वक्त उभरे हैं और उन्हें आज कार्यभार सौंप दिया गया। कईयों के दिल जरूर टूटे हैं, लेकिन वो अब नए कार्यवाहक डीजीपी होंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।